नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका ही अपना YouTube चैनल एडी आयुर्वेद। इस पे हम लोग सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं बैठ के। हालांकि कॉलेज में मैं हूँ तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं, कई बार बात भी होती रहती है उनसे। जो पुराने जितने भी प्रीवियस कॉलेजेज हैं उनके स्टूडेंट्स भी बात करते रहते हैं। उन लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूँ और वो यहाँ पे भी बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि सब लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, और टेंडेंसी केवल ये है कि हाँ, हमको तो जैसे भी तैसे करके जोड़ तोड़ करके बस पास हो जाना है अपने BAMS के कोर्स में। उसके बाद में हम कोचिंग कर लेंगे PG की, और कोचिंग में हमको सब रटा दिया जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे और उसके बाद में PG का एग्जाम दे लेंगे या मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम। हालांकि सिलेबस एक जैसा ही है सबका, चाहे वो UPSC मेडिकल ऑफिसर हो या स्टेट PSC हो या फिर PG का हो, इवन देन CRAV भी उसमें ही कंटिन्यू अपन कर सकते हैं इसी ऑर्डर में। पर मेन बात ये कि आप लोग पूरे 5 साल तक लगभग मेहनत करते हैं, तो केवल पास होने के लिए क्यों? आप अपने जितने भी काम हैं, जो भी आप लोगों को करना अच्छा लगता है वो करें, पर दिन में कम से कम 4 या 5 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं पढ़ने के लिए। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को आयुर्वेद में ही बहुत अच्छा करना है, ऑब्वियसली आप लोग आयुर्वेद में ही बहुत अच्छा करना चाहेंगे क्योंकि अब आ चुके हैं इस फील्ड में, छोड़ के जा नहीं सकते। 2-4% होंगे जो अपने निकल जाएंगे, मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स का या पढ़ने वालों का है जो डिग्री कर चुके हैं उनका यही है कि आयुर्वेद फील्ड में रहना है, तो कम से कम अपना क्लिनिक का हिसाब कर सकते हैं। पर आयुर्वेद में अच्छी तरह अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए आयुर्वेद के शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी की श्रृंखला में ये एडी आयुर्वेद चैनल शुरू किया गया है। मेरी बातें जो मैंने अभी कही हैं उनको भी आप लोग गौर कीजिएगा एक बार। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला जो अपन ने पार्ट लिया था वो क्षार का ही था। 11 चैप्टर में ही 2 प्रकार के क्षार बताए थे, पानीय क्षार और प्रतिसारणीय क्षार। पानीय क्षार का इंटरनली उपयोग किया जाता है, प्रतिसारणीय का एक्सटर्नली उपयोग किया जाता है। जो भी व्याधियां हैं जिनमें कि क्षार का उपयोग नहीं कर सकते वहां पानीय का बताया हुआ था। 10वें श्लोक कोड तक अपने कर लिया था, ठीक है, सूत्र तक। तम च इतर क्षारवत दग्ध्वा परिस्राव्येत तस्य विस्तर तो अन्यत्र। अब यहाँ पे पानीय क्षार का वर्णन चल रहा था, तो पानीय क्षार के बारे में बोला गया है कि जो पानीय क्षार की विधि है वो अन्यत्र कहीं बताई जाएगी, और वो अन्यत्र बताई जाएगी गुल्म अध्याय में, इसी सुश्रुत संहिता में। आइए अब चालू करते हैं। इतर, इतर मीन्स प्रतिसारणीय क्षार बनाने की विधि। अथ इतर प्रतिसारणीय क्षार त्रिविधो, 3 प्रकार का होता है, मृदु मध्य तीक्ष्ण। मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, इन 3 प्रकार का प्रतिसारणीय क्षार होता है। अब आगे उसकी प्रोसेस बताई जाएगी, पूरी प्रोसेस इसी सूत्र से निकालेंगे अपन और फिर हिंदी में भी देख लेंगे। आइए। तम चिकीर्षु, चिकीर्षु का मतलब होता है जो व्यक्ति क्षार बनाना चाहता है, उसकी इच्छा रखने वाला, दैट इज चिकीर्षु। तो क्षार बनाने के इच्छुक व्यक्ति वो क्या करे? शरद ऋतु में गिरिफानुजम, पर्वत की चोटी पे या पर्वत के ऊपर जाके, शुचि उपोष्य। शुचि उपोष्य का जो सीधा सीधा मतलब वो है वो ये है कि साफ और अच्छे पवित्र कपड़े पहने हुए, ठीक है। तो पहली चीज जो इच्छा रखता है वो शरद ऋतु में पर्वत के ऊपर जाकर साफ वस्त्र पहन के जाना चाहिए। और प्रशस्ते अहनि, प्रशस्त दिन में, प्रशस्त देश जातम, और प्रशस्त देश में उत्पन्न हुई औषधि। प्रशस्त देश का मतलब यह है कि जो कहीं मैंने भी पढ़ा था अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कि जैसे शमशान घाट में कोई औषधि है, कितनी भी काम की है, कितनी भी आपके लिए आवश्यक है, उसके बावजूद भी आप उसको नहीं काम में ले सकते औषधीय कल्पना में। इसी प्रकार चौराहे पे अगर है तो वो काम में नहीं ले सकते, गंदगी के अंदर कहीं है तो वो काम में नहीं ले सकते। तो प्रशस्त देश जातम का अर्थ है कि जो अच्छे प्रदेश में उत्पन्न हुई है, पर्वत पे हो जहां पे गंदगी वगैरह नहीं हो, उस जगह। अनुपहतम, ये औषधि का गुण बताया है। औषधि कौन सी है वो अभी आ जाएगी आगे। किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़ों के द्वारा खाई गई नहीं हो, दीमक नहीं लगी हुई हो, बारिश के मौसम में गल नहीं गई हो, ऐसी जो औषधि है, पेड़ सूख नहीं गया हो, वो औषधि। अनुपहतम, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हुई हो। मध्यम वयसम, जो पेड़ है जो हम लेने जा रहे हैं, जो क्षार बनाना है, वो मध्यम आयु का हो, बिल्कुल बच्चा नहीं हो छोटा सा, या बिल्कुल बुजुर्ग पेड़ नहीं हो गया हो कि बस वो तो झड़ने लग गया है और वो बिल्कुल ही पीला पड़ गया है, ठीक है।
महानतम थोड़ा बड़ा हो, विशाल हो, असित मुष्ककम, ये वो वृक्ष है, वो औषधि है जो लेने अपन गए हैं। चिकीर्षु, जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उपचार बनाएगा, वो असित मुष्कक का ग्रहण करेगा, काले पुष्प वाला जो मोखा है उसका ग्रहण करेगा, श्वेत पुष्प वाले मोखे का ग्रहण नहीं करेगा। अधिवास्य, उसकी पूजन वगैरह कर दिया। अपरेद्यु, भाई सीधी सी बात है कि व्यक्ति गया, उसने जो कृष्णवर्णी मोखा है मुष्कक, उसकी पूजा पाठ की। अपरेद्यु, अब अगले दिन जाकर वो उसको उखाड़ेगा, पाटित्वा खंडशः, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा। प्रकल्प अवपाट्य निवाते देशे निचितम, और ऐसे प्रदेश में जाके, ऐसे घर में जाके, ऐसी जगह जाके उसको रखेगा जहां पे की सीधी हवा नहीं लगती हो। ठीक है, उसमें सुधा शर्करा च प्रक्षिप्य, सुधा शर्करा, लाइम स्टोन बोलते हैं जिसको, उसका पाउडर बना के भी उसके अंदर डाल दिया जाएगा। पाउडर का मतलब यवकुट्ट से यहां वर्णन है, फाइन पाउडर से वर्णन नहीं है। ठीक है, तिल नालई आदि पियेत, तिल नालई आदि पियेत, तिल नाल रखा, उसमें सुधा शर्करा, उसमें ही ये जो काले मोखे का, काले कृष्ण मुष्कक के अपन जो पेड़ के टुकड़े किए हैं वो भी उसमें डाल दिए, आदि पिए, तो उसके बाद में उसको आग लगा देनी चाहिए। अथ उपशांते अग्नऊ, अग्नि के शांत हो जाने पर, आपने आग लगाई, वो धीरे धीरे जलता रहेगा, जब अग्नि शांत हो जाए फिर तद भस्म पृथक ग्रहणीयात भस्म शर्करा च, देख लिए दोनों चीजें, भस्म पृथक ग्रहणीयात, आपको भस्म अलग से ग्रहण करनी है, मतलब अलग इकट्ठी कर लेनी है, और भस्म शर्करा च, और भस्म शर्करा अलग इकट्ठी कर लेनी है। अब यहां दो चीजें आ गई कि भस्म और भस्म शर्करा दोनों में अंतर क्या है। पहली बात, जब आप आग लगा देंगे, राख बन जाएगी उसकी, तो वह जो राख होगी, जो पाउडर टाइप होगी, जो आपने हाथ में ली और ऐसे करी या फूंक मारा और उड़ गई, वो राख, दैट इज भस्म। और भस्म शर्करा का अर्थ यह है कि चूंकि हम वो जो पेड़ लेके आए थे, ऊपर लिखा हुआ है मध्यम वयसम महानतम, जो कृष्ण मुष्कक के हम पेड़ को टुकड़े काट के रखे थे, निश्चित है कि वो गीला है, आग में जलाएंगे जब उसको, तो उसके अंदर का रेजिन या जो लिक्विफाइड जो भी चीज उसके अंदर होती है, द्रव रूप में जो चीज होती है, वो बाहर आएगी, वह अग्नि कांटेक्ट में आएगी, और हीट कांटेक्ट में आने के बाद में वो थोड़ी सॉलिडिफाइड हो जाती है। तो वो जो सॉलिडिफाइड होती है और पूरी तरीके से भस्म नहीं बन पाती है, दैट इज भस्म शर्करा। तो यहां दो चीजें हो गई, अथ उपशांते अग्नौ तद भस्म पृथक ग्रहणीयात भस्म शर्करा, चाहे भस्म शर्करा अलग इकट्ठी कर लें और भस्म अलग इकट्ठी कर लें। अथ अनेनैव विधानेन, अब अनेक चीजों से, अनेक विधानों से, और क्या क्या, कुटज पलाश से लेके और गुंजा, ये सारी औषधियां, और साथ ही साथ चतुष्षष्ठ कोशातकी, और 4 प्रकार की कोशातकी। 4 प्रकार की कोशातकी कौन सी होती है? पहली होती है वृद्धफला, दूसरी होती है अल्पफला, तीसरी पीत पुष्पा, और चौथी श्वेत पुष्पा। 4 प्रकार की कोशातकी। इनको स मूल फल पत्र शाखा, एक साथ मूल फल पत्र शाखा, इन सबको मिला के भी इनको भी जला देना चाहिए। ठीक है, आइए आगे, अब फटाफट एक बार करते हैं। क्षार द्रोणम उदक द्रोणई षड्भी आलोड्य, क्षार द्रोणम उदक द्रोणई षड्भी आलोड्य। अब एक द्रोण क्षार लिया, जो भस्म अपन ने ली थी वो, और उसमें 6 गुना जल मिला दिया। ठीक है, इसी के आगे लिखा हुआ है मूत्रई वा, अथवा मूत्र। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां केवल मूत्र है वहां गौमूत्र ही काम में लिया जाएगा, क्योंकि मूत्रे नुक्ते गवाम, ये जहां शार्ंगधर संहिता में लिखा हुआ है कि जहां मूत्र का वर्णन नहीं है, किसी भी प्राणी के किसी भी चीज का वर्णन नहीं आता है, नाम नहीं आता इंडिकेटेड किया हुआ, तो वहां पे गाय को ही काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो 6 गुना गाय के मूत्र में या 6 गुना जल में एक ये जो क्षार है वो 1 गुना, 1 द्रोण में 6 द्रोण ये लिक्विड मिला के 1 कृत्व है परिश्राव्य, 21 बार इसको छान लेना चाहिए। छानने के बाद में महति कटा है शनई दर्व्यावगट्टयन विपचेत, और जो छना हुआ है उसको बड़ी सी कढ़ाई में डाल देना चाहिए और उसको विपचेत पकाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, नीचे अग्नि जल रही है, कढ़ाई में डाल रखा है और उसको आपने पकाना शुरू कर दिया। जब वह रक्त तीक्ष्ण पिच्छल हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, रक्तवर्णी हो जाता है और थोड़ी तीक्ष्णता उसकी गंध आने लगती है, तब आदाय उसको लेके महति वस्त्रे परिश्राव्य, बड़े से वस्त्र से उसको दोबारा छान लेना चाहिए और
इतरम विभज्य पुनः अग्न्यावधिश्रयेत, और उसको जो बचा हुआ है उसको दोबारा अग्नि पे चढ़ा देना चाहिए। तत् क्षारोदकात कुटम अधि अर्धम व अपनयेत, क्षारोदकात क्षारोदक से कुडव अधि अर्ध 1.5 कुडव क्षारोदक लेना चाहिए। कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंखनाभि अग्निवर्णा, ये अग्निवर्णा बाद में लेंगे। कट शर्करा, अब 2 चीजें तो हो गई, भस्म बता दिया, भस्म शर्करा वो जो गीली लकड़ी से जो रेजिन निकला है वो सॉलिडिफाइड हो गया हल्का सा, वो भस्म शर्करा है। अब ये कट शर्करा क्या भला हो गई? कट शर्करा है वो लाइम स्टोन के टुकड़े जो हमने डाले थे, जो पूरी तरीके से जल नहीं पाए थे, जो पूरी तरीके से भस्म नहीं बन पाए थे, उनके जो टुकड़े रह गए हैं वो कट शर्करा कहा जाता है। ठीक है, आइए अग्निवर्णा इन सबको कृत्वा ऐसे पात्रे, इनको लोहे के पात्र में करके और अग्नि पे दोबारा चला देना चाहिए इन चारों को। तस्मिन् एव क्षारोदके निषिच्य पृष्ट्वा तेनैव द्विद्रोणे अष्टपल सम्मितम, 2 द्रोण 8 पल, इन सबको मिलाकर शंखनाभ्यादि नाम प्रमाणम प्रतिवाप्य, शंखनाभि आदि जो अपन ने लिया है, जो इनको गर्म किया है, वो भी इसमें मिला देना चाहिए। ठीक है, सततम अप्रमत्त चयनम अवघट्यन विपचेत, सततम लगातार, अप्रमत्त प्रमादी हुए बिना, मतलब बिना किसी प्रकार का आलस्य किए हुए भी इसको अपन ने जिस लोहे के पात्र में डाला है, जिस कढ़ाई में डाला है, उसमें लगातार हमको चलाते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में स यथा न अति सांद्रो न अति द्रवश्य भवति, अब ये जो लिक्विड जो हमने क्षारोदक मिला मुलुक और ये आवाप प्रतिवाप वगैरह भी डाल दिया है, ये शंखनाभि आदि का, वो मिला के हमने इसको चलाना शुरू कर दिया है। लगातार चलने देना है, क्योंकि लगातार चलने देने से वो चिपकता नहीं है। च्यवनप्राश बनाते रहते हैं अपन, जब पिष्टी सेकते हैं और बाद में अवलेपाक करते हैं तो लगातार पलटा चलता रहता है, हम तो पलटा ही बोलते हैं, बाकी का पता नहीं। नाति सांद्रो नाति द्रवश्च, अत्यधिक गाढ़ा ना हो और अत्यधिक द्रव ना हो, सेमी सॉलिड जब वो हो जाए तो आगत आयसे कुंभे, उसको लोहे के पात्र में, संवृत मुखे, ऐसा लोहे का पात्र जो थोड़ा सा सकड़ा है जिसका मुख, उसमें डाल देना चाहिए। मेरे हिसाब से संवृत का अर्थ सकड़ा ही होता है। ठीक है, लोहे के पात्र में उसको क्षार को पूरा का पूरा डाल देना चाहिए। ठीक है, एष च एव अप्रतिवापः, अगर प्रतिवाप नहीं डाला है तो पक्व संव्यूहिनो मृदुः, इसको पक्व कहा जाता है। ऐसा जो पक्व होता है वो संव्यूहिम कहा जाता है, मृदु पाक होता है। हिंदी में भी देख लिए, प्रतिवाप स्वरूप डाले जाने वाले शंख नाभि आदि को नहीं डाला जाए तो यही मृदु क्षार होता है। इसका मतलब जो हम लोगों ने विधि पढ़ी है वो मध्यम प्रतिफारणीय क्षार की है। क्षार के 3 भेद बताए थे, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण। हमने इसमें जब शंखनाभि आदि का प्रतिवाप मतलब प्रक्षेप डाल दिया है तो यह मध्यम प्रतिफारणीय क्षार है। अगर प्रतिवाप शंखनाभि आदि नहीं डालते हैं तो यह मृदु क्षार हो जाता है। ठीक है, आगे आइए, तीक्ष्ण क्षार जिसको कि पाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने जो किताब है ये ध्वनि हिंदी व्याख्या ही है। प्रतिवापे यथा लाभम, आइए, दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, पूतीक, प्रवाल, तालपत्री, विट, सुवर्चिका। ठीक है, ये सारी की सारी वचा अतिविषा, यहां तक की औषधियां, समाह एक समान, श्लक्ष चूर्णा, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर किया हुआ, श्लक्ष चूर्ण, ऐसा चूर्ण जो चिकना है, टेलकम पाउडर जैसा होता है ना बॉडी पे लगाने का, वो श्लक्ष चूर्ण होता है, लाइक मैदा। ठीक है, शुक्ति प्रमाणा प्रतिवाप है, एक शुक्ति प्रमाण इसका प्रतिवाप डालना चाहिए। और सब प्रतिवाप है पक्व, इसको एक समान, एक शुक्ति प्रमाण जब इसको अपन ने डाला, इनमें से किसी का भी, सारी मिल जाए बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा, इनमें से भी जो भी औषधियां मिल जाती हैं उसका प्रक्षेप डाल देना चाहिए। उसी को ही तीक्ष्ण प्रतिफारणीय क्षार कहा है, जिसको पाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए, तेषाम यथा व्याधि बलम उपयोग, तेषाम इन क्षारों का यथा व्याधि बलम उपयोग, जैसी व्याधि होती है और जैसा पेशेंट का बल होता है
उसको देख के काम में लेना चाहिए। मृदु काम में लेना है, मध्य काम में लेना है, तीक्ष्ण काम में लेना है, ये तो मोटे मोटे ऑप्शन है। बाकी पुरुषम वीक्ष के आधार पे भी आप पेशेंट टू पेशेंट वेराई करती है ये चीजें कि हम उस पर किस प्रकार का क्षार काम में लेंगे, इवन किस प्रकार की औषधि काम में लेंगे, ये पेशेंट टू पेशेंट वेराई करती है। ठीक है। क्षीण बलेतु क्षारोदकम आवपेत बल करणार्थम। क्षीण बल्ले, ठीक है। अगर आपने ऐसा कोई क्षार बनाया है, जैसे मृदु क्षार बना लिया, अब उसको आप तीक्ष्ण बनाएंगे। तीक्ष्ण बनाने के लिए सारी की सारी औषधियां आप लोगों को यहां पर बताई हुई है, लिखा भी है। क्षीण बल वाला क्षार होता है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें क्षारोदक मिलाकर पुनः पाक करना चाहिए। ठीक है। भवतश्चात्र, भवतश्चात्र का जो अर्थ होता है वो आप लोगों को मैं शायद पहले बता चुका था, रिपीट कर देता हूं एक बार, कि जो भी गद्य में लिखा हुआ है, जैसे ऊपर ये सूत्र हैं, हिंदी साहित्य के हिसाब से इनको गद्य बोलेंगे। ठीक है। जिनकी कोई लय नहीं है, ठीक है, अगर लय नहीं है तो उनको ही एक कंसाइज करके सूत्र इस तरीके का छंदोबद्ध बना देना जिसको योगी याद रखने में आसानी होती है। अब तेषाम यथा व्याधि बलम उपयोग क्षीण बले, या इतना लंबा चौड़ा गद्य हम पढ़ के आए हैं ऊपर। भवतश्चात्र का मतलब यह है कि उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में एक श्लोक में या अनुष्टुप छंद में डाल दिया हुआ है। नैवाति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल श्लक्ष्णोथ पिच्छिल अविशंदी शिव शीघ्र क्षारो ही अष्टगुण स्मृत। नैवाति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल श्लक्ष्णोथ पिच्छिल अविशंदी शिव शीघ्र क्षारो ही अष्टगुण स्मृत है। यहां पर लय में बोलना कोई अत्यावश्यक नहीं है। आइए, क्षार के गुण क्या क्या बताए हुए हैं। अति तीक्ष्ण ना हो, अति मृदु ना हो, न मृदु न अति तीक्ष्ण न अति मृदु, शुक्ल श्वेत वर्णी, श्लक्ष्ण पिच्छिल, अविशंदी, शिव, शिव मतलब कल्याणकारी। ठीक है। नीचे फॉर्म में लिखा हुआ है, सौम्य रूपक कल्याणकारी, शीघ्र जल्दी ही क्रिया करता हो। ये 8 गुण बताए गए हैं। कंपटीशन के हिसाब से बोले तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए, क्षार के दोष। अति मार्दव, ठीक है, सॉरी, अति मार्दव, अति मृदु नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। श्वेत्य, अति श्वेत नहीं होना चाहिए। अति उष्ण नहीं होना चाहिए, अति तीक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए। पैच्छिल्य सर्पिता, अति पिच्छिल भी नहीं हो, और असर्पिता, वो सर्पिता प्रसरणशील, जो हिंदी में लिखा हुआ है मतलब बहने वाला ना हो। इस चीज को कहां से आप मानेंगे, ये देखिए कहां गया, यहां जहां हम लोगों ने ये किया था, से यथा न अति सांद्रो न अति द्रवश्च, न अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा हो, डामर की तरह भी नहीं हो जाए, न अति द्रवश और पानी की तरह बहने भी ना लग जाए। इसलिए यहां पे इसका गुण बताया हुआ है, दोष बताया हुआ है, सर्पिता, प्रसरणशील ना हो। आपने ढक्कन खोला, यूं हल्का सा निकाला, वो पूरा तो निकल नहीं पाया, पूरा पूरा बाहर निकल गया, दैट इज प्रसरणशीलता। आइए, सांद्रता, अत्यधिक गाढ़ा ना हो। अपक्वता, कच्चा ना हो, और हीन द्रव्यता दोष, हीन द्रव्य उसमें मिले हुए नहीं हो। हीन द्रव्य का मतलब ये, जो हम कृष्ण मुष्कक की बातें वहां पे पढ़ के आए थे कि उसमें ये गुण होना चाहिए, मध्यम वयस होना चाहिए, महांत होना चाहिए, ठीक है, अनुपहत होना चाहिए, तो वो अनुपत वाले कोई भी द्रव्य नहीं होना चाहिए। इवन देन कुटज वगैरह जो हमने भी पढ़ा है, वो भी कोशा तक के जो पढ़े थे वो, और उसी के साथ में जो लांगली वगैरह जो जितनी भी चीजें बताई हुई थी उनमें भी दोष नहीं होना चाहिए। आइए, क्षारोच्चारण विधि। क्षार साध्य व्याधि व्याधितम उपवेश्य निवात आतपे देशे, जहां सीधी हवा नहीं आती हो या और सीधी धूप नहीं लगती हो, ठीक है, वहां ऐसे व्यक्ति को, जिसका क्षार उपयोग करना है जिस पेशेंट पे, उसको बैठाना चाहिए। असंबाधे, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं हो, बाधा उत्पन्न नहीं होती हो, ठीक है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है अग्रोपहरणीयोक्तेन, अग्रोपहरणीय अध्याय सूत्र स्थान 5 ध्वनिंदी व्याख्या में, उन विधियों का और उन सारी चीजों का यहां पे संभार होना चाहिए। जो चरक में भी संभार द्रव्य बताए हुए हैं, यहां पे जो भी हेल्प कर सकते हैं इन एन इमरजेंसी, हम उपयोग में लेना चाहें, उन द्रव्यों का भंडारण हमारे पास में होना चाहिए, स्टोर में हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आइए, ततो अस्य तम अवकाशम निरीक्ष, वो जो जगह है जहां पे कि हमको क्षार प्रयोग करना है, वहां अवघृष्य अवलिख्य
प्रच्छयितव्या, या तो वहां पे घर्षण करें या वहां पे लेखन करें या उसमें प्रच्छान दें। इसके बाद में हमें उपयोग करना चाहिए। एक चीज अभी बताऊंगा, आप लोग आगे देखते रहिए। शलाकया क्षारम प्रतिसार्येत, शलाका से क्षार का अवचारण करना चाहिए। प्रतिसारण भी अगर फैलाना भी है तो शलाका से फैलाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि एक दिमाग में जो बन जाता है क्षार तो फाइन पाउडर होता है ना, वो हम अपने काम में लेंगे, पर नहीं, प्रतिसारण शब्द लिखा हुआ है। प्रतिसारण का जो सीधा का सीधा अर्थ होता है वो होता है फैलाना। अब शलाका से उसको वहां उपयोग में लिया जा रहा है, ठीक है। मान लो पैर पे कहीं पे लगाना है और पैर सीधा रखा हुआ है बंदे का, उस पे भी हम क्षार अवचार कर रहे हैं। अगर पाउडर है तो वो चिपक ही कैसे पाएगा। निश्चित है कि इन्होंने कहीं पे भी उसका अवलेह बनाने के लिए नहीं लिखा है। मतलब अगर पाउडर है, फाइन पाउडर, हमारे दिमाग में एक चल रही है बात कि क्षार बहुत पाउडर होता है, तो किसी चीज में मिलाने के लिए पेस्ट बना के लगाने को नहीं लिखा है, ऑटोमेटिकली ये पेस्ट है। ना तिफांद्रम ना प्रसरणशील उसका दोष है, वो भी बताया हुआ है, ठीक है। आइए, वाक शत मात्रम उपेक्षेत, कहीं पे जब उपयोग में ले लिया है 100 मात्रा तक उसका उच्चारण करेंगे तब होगा। अब मात्रा जो होता है वो क्या होता है, कई आचार्य कहते हैं कि जो आपका घुटना है उसके चारों तरफ आपने यूं उंगली फिरा दी, ठीक है, जो घुटना है उसके चारों तरफ एक बार उंगली फिरा दी, ये एक मात्रा। या जो छोटे अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, छोटे अक्षर जैसे ए, आ नहीं, ई, उ, ए, ये वाले जो होते हैं वो, और इनको सबसे बढ़िया है जो हमारे माहेश्वर सूत्र है, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ठीक है। उसके बाद में चालू होता है बड़ी मात्रा वाले। तो इनमें एक बार बोलने में जितना टाइम लगता है वो एक मात्रा काउंट होती है। आइए, अब जो यहां पे बात बताई हुई थी, निरीक्ष उस जगह को देख के अवग्रह्य अवलेख्य प्रच्छयितव्या, 3 चीजें बताई हैं। कहां कहां करना चाहिए, हिंदी में लिखा हुआ है मैंने, पित्त की प्रधानता वाले अगर दोष है या रोग है तो अवघर्षण करना चाहिए पित्त क्षार अवचारण के पहले। अगर वात की प्रधानता वाला है तो उसमें लेखन कर्म करना चाहिए, और कफ की प्रधानता है तो उसमें प्रच्छान पहले लगाना चाहिए, फिर शलाका की सहायता से प्रतिसारण करना चाहिए, और 100 अक्षर बोलने उच्चारण करने तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये जो पित्त की प्रधानता में अवघर्षण, वात की प्रधानता में लेखन और कफ की प्रधानता में प्रच्छान है, ये डलहन ने कोट किया है निबंध संग्रह व्याख्या में, वहां से मैंने इस चीज को लिखा है। आइए, तस्मिन् निपतिते व्याधौ कृष्णता दग्ध लक्षणम, क्षार दग्ध के लक्षण। जो दग्ध स्थान है कृष्णता, वहां कालापन हो जाता है, यह दग्ध का लक्षण होता है, ठीक है। क्षार उच्चारण के पश्चात जो कर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अम्ल वर्ग है, शमन है, सर्प मधुक संयुतः, अम्ल वर्ग की जितनी भी चीजें हैं, औषधियां हैं, वो वहां पे क्षार का शमन करते हैं। और निश्चित है आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि क्षार और अम्ल ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है तो H2O बन जाता है। मतलब एक दूसरे के कैंसिल कर देते हैं प्रॉपर्टीज को, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो क्षार उच्चारण किया, वहां पे नॉर्मल कंडीशन लानी है तो अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही सर्पी मधुक संयुतः, घी और मुलेठी का चूर्ण, इन दोनों को मिला के अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, अम्ल वर्गीय द्रव्यों में। अथ चेत स्थिर मूलत्वात् क्षार दग्धम न शीर्यते, क्लियर लिखा हुआ है, रोग दृढ़ मूल होने के कारण क्षारावचारण किया गया स्थान नष्ट नहीं होता है, तो वहां पे क्या करें, निम्नलिखित द्रव्यों का पूर्ण आलेपन करें। किन किन द्रव्यों का, अम्ल कांजिक बीजानि तिलान मधुमेव च प्रपेश्य समभागानि तेनम अनुलेपयेत। अनुलेपन किन का करना चाहिए, धान्याम्ल का नीचे बैठा हुआ भाग, क्योंकि वही सॉलिडिफाइड होता है, जो डिपोजिशन हो जाता है, प्रिसिपिटेशन ऊपर होता है, डिपोजिशन जो हो जाता है वो धान्याम्ल में जो नीचे बैठ गया है वो धान्याम्ल का नीचे बैठा हुआ भाग तिल और मुलेठी के समान अनुपात में मिलाकर पीस लें। तिलान मधुक मेव च, यहां पे अम्लकांजिक बीज जो लिखा हुआ है, बीज का मतलब वही होता है किट भाग जो रहता है, पुराकिट। पुराकिट अपने आप में फर्मेंटिंग रिएजेंट होता है, जिसको कि अभी कभी आसव बनाते हैं तो उसमें काम में ले लिया जाता है। वैसे ही अम्लकांजिक बीजानी का मतलब है जो डिपोजिशन है, जो धान्याम्ल में नीचे बैठ गया है, उसका उपयोग करना चाहिए। प्रपेश समभागानि, इन तीनों को समान भाग में मिलाकर उसका अनुलेपन करना चाहिए, ठीक है। जहां क्षार का उपयोग किया गया उसकी वजह से दग्ध हो गया है।
तिलकल्कः स मधुको घृताक्तो व्रण रोपण। अगर व्रण हो गया है तो तिलकल्क स मधुको मुलैठी के साथ, घृताक्तो घृत में लपेटा हुआ तो घी, मुलैठी का चूर्ण और तिलकल्क, इन सबको एक साथ मिला के क्षार दग्ध अगर ज्यादा ही गहरा हो गया है तो अम्ल के प्रयोग के कारण जो होता है उसमें उपयोग में लेना चाहिए। क्षार दग्ध की वेदना में अम्ल से शांति होने में युक्ति। ठीक है कि भाई क्षार से जला दिया है तो अम्ल की वजह से क्यों शांति हो जाती है। एक बार देखिए, यह प्रश्न सुश्रुत ने किया। ठीक है, आइए, अम्ल रस स्वयं ही तीक्ष्ण उष्ण वीर सॉरी रसेन अम्लेन तीक्ष्णेन वीर्योष्णेन च योजितः। अम्ल का जो रस होता है, अम्ल रस होता है, वह अपने आप में तीक्ष्ण होता है, वीर्य में उष्ण होता है, फिर उसका उपयोग क्यों करना चाहिए। क्षार भी तो अपने आप में जलाने वाला होता है, तीक्ष्ण होता है। अति तीक्ष्ण उसका दोष है, पर तीक्ष्ण तो होना ही चाहिए। उष्ण वीर्य होता है, फिर भी ये अम्ल रस से कैसे शांत हो जाता है। यहां पे आचार्य बताते हैं आग्नेयेन अग्नितुल्य। अब यहां पे धन्वंतरि ने शंका समाधान किया है सुश्रुत का। ठीक है, आग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथम क्षारम प्रशाम्यति एवं चेन्मय से वत्स। सुश्रुत के लिए कहा गया बेटा अब सुनो, तुमने जो पूछना था पूछ लिया, अब मैं जो कहता हूं वो सुनो। अम्ल वर्जान रसान क्षारे, क्षार में अम्ल रस नहीं होता है। सर्वानेव विभावयेत, बाकी तो मिल जाते हैं, अम्ल रस नहीं होता है। कटुक है तत्र भूयिष्ठ हो, जो भूयिष्ठ है, जो डोमिनेंट होता है वो कटु रस होता है। लवणों अनुरस है तथा, और जो लवण रस होता है वह अनुरस होता है। तो क्षार का रस कटु, अनुरस, लवण। ठीक है, अम्लेन से संयुक्त है सतीक्ष्ण लवणों रसे। ठीक है, अम्लेन से संयुक्त है, जब क्षार अम्ल के साथ मिल जाता है तो वह लवण रस बन जाता है। और लवण रस वैसे भी मधुरता वाला ही होता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माधुर्यम भजते अत्यर्थम, मधुरता उसमें गुण आ जाती है। तीक्ष्ण भावम विमुंचति, विमुंचन नष्ट हो जाता है, उसका जो तीक्ष्ण भाव है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। माधुर्यात, मधुरता के कारण, माधुर्यात मधुरता के कारण शमम आपनोति, शमन प्राप्त करता है। वहनी अद्भि इवाप्लुतः, वहनी अद्भि, अद्भि मीन्स जल के द्वारा जिस प्रकार आग शांत हो जाती है, उसी प्रकार क्षार अवचारण के बाद में अगर लवण का प्रयोग करते हैं तो क्षार के गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आइए, हाँ ये इंपॉर्टेंट डल्लन ने क्षार में लवण रस को प्रधान और कटु रस को अप्रधान माना है। याद रखिए, सम्यक दग्ध के लक्षण विकारोपशमो, क्षार अवचारण आपने किया तो सम्यक दग्ध क्या होगा, क्षार का विकार की शांति हो जाएगी। लाघव, लाघव लघुता उत्पन्न हो जाएगी। अनाफ्रावश्च, और फ्राव निकलना बंद हो जाएगा। किसी प्रकार का व्रण है, कुछ भी है, तो फ्राव निकलना बंद हो जाएगा। अब फ्राव निकलने की एक बात कहां से और आती है कि हम लोगों ने जब क्षार अवचारण करना शुरू किया था तो वात पित्त कफ तीनों प्रकार के जो लक्षण हैं उनके आधार पे वहां पे लेखन, प्रच्छान, इस प्रकार के काम किए थे ना, वहां से भी फ्राव निकलेगा, वो भी बंद हो जाएगा। हीन दग्ध के लक्षण तोद, सुई चुभने जैसी पीड़ा, लिखा भी है वात के कारण। कंडु, खुजली होना। जाड्यानी, उस स्थान पे जड़ता उत्पन्न हो जाना, मतलब टाइटनेस ज्यादा हो जाना या काम करना बंद कर देना। व्याधि वृद्धिश्च, और व्याधि का बढ़ जाना, ये हीन दग्ध के लक्षण है। ये तो सब लोगों को याद भी होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज आप लोगों को फील्ड में कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर आप प्योर आयुर्वेद पे चलते हैं, तो मिक्सोपैथी की बात नहीं कर रहा हूं, मिक्सोपैथी में भी अगर आप क्षार का उपयोग करते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद भी रहनी चाहिए। आइए, अतिदग्धे, अतिदग्ध में क्या लक्षण होता है, दाह, पाक, राग, फ्राव। राग का मतलब यहां पे वो लाल लाल जो उत्पन्न हो जाता है, लालिमा। ठीक है, उससे है ये लालिमा। राग, फ्राव, फ्राव निकलने लगता है। अंगमर्द, शरीर में ऐठन, मेलाइस की जो कंडीशन होती है वो अंगमर्द कही जाती है। क्लम, पिपासा, मूर्छा और मरण भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अतिदग्ध की वजह से पेन इतना ज्यादा हो सकता है, जलन बहुत ज्यादा हो सकती है। क्षार दग्ध व्रण की चिकित्सा
यथा दोषम यथा व्याधि च उपक्रमित, जिस प्रकार का दोष है, जिस प्रकार की व्याधि है, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार यहां पे चिकित्सा करनी चाहिए। डलहन ने स्पेशली क्लियर बोला है, यहां हेतु व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है जो पीजी में भी आने चाहिए, जो पता तो लगे, आते भी होंगे। आइए, क्षार कर्म के अयोग्य। क्षार कर्म के अयोग्य कौन कौन होता है? इनमें क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। दुर्बल, बाल, स्थिर, भीरु, सर्वांग शून, उदरी, उदर रोगी, रक्त पित्ती, गर्भिणी, ठीक है, और ऋतुमती। ये चीज ऋतुमती के हालांकि लक्षण और भी बताए गए हैं, पीन, प्रसन्न वदना, इस प्रकार के भी लक्षण आप लोगों को शारीरिक स्थान में पढ़ने को मिलेंगे। जब आप लोग ध्वनिंदी व्याख्या पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में वो लक्षण किस चीज के लिए लिखे गए हैं। आइए, इस प्रकार इन सब में, और सबसे लास्ट में आता है अपवृत्त उद्धृत फल योनयः। कर लीजिए, अपवृत्त और उद्धृत फल योनि, ठीक है। अब यहां पे क्या मतलब है? अगर प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस हो गया, यूटेरस ऊपर की तरफ ज्यादा चढ़ गया है या इन्वर्ट हो गया है वजाइना में, तो इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए, स्थान विशेष के आधार पे क्षार का निषेध। मर्म, सिरा, स्नायु, संधि, तरुणास्थि, ये जितनी भी चीजें हैं, और साथ में नखांत, नाखूनों के अंत में, मतलब नल बेड्स पे कभी भी क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिए। शेफ, पेनिस पे, स्रोतसु अल्प मांसेषु च, स्रोतसों में और जहां अल्प मांस हो वहां पे भी क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। देशेषु अक्षणो च न दद्यात्, और आंखों में भी कभी क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यत्र वर्त्म रोगात, वर्त्म रोगों को अगर छोड़ दें अक्षी रोगों में, तो केवल वर्त्म रोग ऐसे होते हैं जिनमें क्षार का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी किसी भी प्रकार की आई डिजीज में क्षार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे आइए, लक्षण विशेषों में क्षार प्रयोग के निषेध, ठीक है। आओ, क्षार साध्येषु अपि, ऐसी व्याधियां हैं जो क्षार से साध्य हो सकती हैं, वैसी व्याधिषु, ऐसी व्याधियों में भी शून गात्रम, अस्थिशूलिनम, अन्न द्वेषिणम, हृदय संधि पीड़ा उपद्रुतम क्षारो न साध्यति। अब क्षार अप्लाई कर सकते हैं जिन रोगों में, पर वहां भी कुछ विशेष प्रकार के ऐसे कंट्राइंडिकेशंस बताए हुए कि वहां क्षार का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? शून्य गात्रम, अगर शून्यता आ गई है, ठीक है, शून्यता शोथ की वजह से अगर आई है, वहां पे अस्थिशूलम, अस्थिशूल है तो, अन्न द्वेषणम, जो अन्न से द्वेष करता है, हृदय संधि पीड़ा उपद्रुतम, हृदय और संधि जो पीड़ा है, च शब्द का उपयोग हुआ है तो हृदय च संधि च पीड़ा उपद्रुतम, हृदय और संधियों में अगर पीड़ा है तो वहां उपयोग नहीं करना चाहिए क्षार का कभी भी। नेक्स्ट पे आइए, भवती छात्र, वही जो अभी देखो यहां पे पता लग जाएगा, ये सब सूत्र चल रहे हैं, गद्य गद्य, ठीक है। यहां बता दिया भवती छात्र। विषाग्नि शस्त्र, विष अग्नि शस्त्र अशनि मृत्यु कल्प, क्षारो भवती अल्पमति प्रयुक्त, अगर कम बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा क्षार का प्रयोग किया जाता है तो जिस प्रकार विष, अग्नि, शस्त्र, विष, अग्नि, शस्त्र और अशनि, ये सब मृत्युदायक हैं, मृत्यु दे देते हैं। कैसे? विष तो विष आप जानते भी हैं, अग्नि अगर बेहिसाब अग्नि है, जल गया तो जल गया, पता थोड़ी ना है। शस्त्र, अगर सम्यक रूपेण शस्त्र का उपयोग नहीं किया या नहीं जानते हैं, तो तलवार चलाना सीख रहे हैं पर आपको पता ही नहीं है तलवार से बैकवर्ड कैसे निकालना है, और आप कोशिश कर रहे हैं, शस्त्र वैसा ही। या आप आलू काट रहे हैं, चक्कू वो भी शस्त्र अपने आप में, आलू काट रहे हैं पर आपको पता नहीं आलू कैसे पकड़ना, हो सकता है कि आप अपना हाथ काट लें। ऐसे ही अशनि, अशनि इलेक्ट्रिक होती है। इलेक्ट्रिक कौन सी? जो आसमानी जो बिजली चमकती है वो, अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनका प्रतिकार आप नहीं कर सकते हैं, तो क्षार अगर कोई अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति उपयोग करता है
तो वह निश्चित ही मारक होता है इन चारों के समान। स धीमता सम्यक प्रयुक्तो सम्यक अनुप्रयुक्तो। धीमता बुद्धिमान, धी धृति स्मृति, धी बुद्धिमान व्यक्ति सम्यक रूप से अगर क्षार का उपयोग करता है तो रोगान निहन्यात अचिरेण घोरान। अचिरेण लंबे समय से जो रोग चले आ रहे हैं, चिर शीघ्रकारी बहुत जल्दी ही जो तुरंत हुआ है, मतलब क्रॉनिक एंड अक्यूट। यहां पे बताई हुई है क्रॉनिक अगर डिजीज है किसी के भी क्षार से साध्य होने वाली, उनको भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति क्षार का प्रयोग सम्यक रूप से करता है तो वह उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। इति सुश्रुत संहितायाम सूतिस्थाने क्षार पाक विधि नाम एकादशो, ये 11वां चैप्टर आप लोगों का समाप्त हुआ। आप लोगों से केवल एक यही विनती करूंगा मैं कि वही है जो एक कॉमन हर एक यूट्यूबर बोलता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो शेयर करें, वो सारी चीजें वो तो आप लोगों को कर भी देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अगर बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे तो दूसरा व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो आप लोगों का कुछ बहुत ज्यादा ही भला होने वाला है। भला सबका होगा, सब लोग अपने लाइक भी करें। लाइक करने से केवल मुझे एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि मैं और अच्छी मेहनत करके आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और इन सब चीजों को एक जो रिक्वेस्ट मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों से की थी कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई शुरुआत से ही करते रहें, जो बाद में बर्डन, मैं इस चीज के विपक्ष में नहीं हूं कि आप लोग कोई कहीं जाके पढ़ाई ना करें या किसी भी रूप में 1 साल की जो इंटर्नशिप है उसमें पढ़ाई ना करें। मेरी केवल इतनी सी विनती है आप लोगों से कि आप शुरुआत से ही आयुर्वेद को समझें। आने वाला भविष्य आयुर्वेद का है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि आयुर्वेद का भविष्य शुरू हो चुका है। हम लोग कितनी अपने गोल अचीव कर पाते हैं, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर पाते हैं, ये हम लोगों के ऊपर है। तो प्लीज आप लोगों का अपना ही चैनल है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे तो मेरा मोरल सपोर्ट बढ़ेगा, मतलब आप लोग मुझे मोरल सपोर्ट करेंगे और मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। धन्यवाद।